है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके हम लोग अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उसको हल पहले देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यहाँ पे कुछ पदार्थ को आपस में मिला दिया गया है, तो उसको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए आप कौन सी विधि को अपनाएंगे, वो विधियाँ हमें बताना है। सबसे पहले देखिए क्या है, पहला सोडियम क्लोराइड को यानी नमक को जल के विलयन में से पृथक करना। नमक और जल आपस में मिल गए हैं, इसको कैसे अलग किया जाए वो विधि का नाम बताना है। तो वो विधि कहलाती है वाष्पीकरण, जिसमें क्या है कि वाष्पीकरण में जो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो अवशेष बचेगा वो नमक बचेगा यानी सोडियम क्लोराइड बचेगा। तो ये पहला विधि हो गया हमारा, आपको लिखना है वाष्पीकरण। ठीक है, क्या लिखना है, वाष्पीकरण। अब इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना। तो इसे अलग करने के लिए यानी अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना, यानी इनको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि, ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन विधि। जो ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाएंगे, तो वो कौन से पदार्थ है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातित हो गया तो बचेगा कौन, सोडियम क्लोराइड, तो वो अलग हो जाएगा। तो विधि हो गया ऊर्ध्वपातन। तीसरा देखिए क्या है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। तो ये काफ़ी आसान है, ये कहलाता है फिल्टरिंग, यानी छानकर हम आसानी से जो धातु के टुकड़े हैं जैसे लोहा हो गया, ये फिल्टरिंग हो गया छानकर। डीन में देखिए क्या है, दही से मक्खन निकालने की विधि वो कहलाती है मंथन करना, या इसे कहा जाता है अपकेंद्रक करना। ठीक है, अपकेंद्रक विधि द्वारा दही से मक्खन निकाला जाता है। इसके बाद देखिए ई नंबर क्या है, जल से तेल निकालने के लिए कौन विधि कहलाती है। तो हमें लिखना है कि पृथक्करण विधि। ये एफ नंबर, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना, अलग करना, तो ये विधि कहलाती है फिल्टरिंग यानी छानकर। जी नंबर में क्या है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए तो हम अपनाते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक जो है लोहे के साथ उसट जाता है और बालू अलग हो जाता है। एच नंबर देखिए क्या है, भूसे से गेहूं के दाने को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए, ठीक है, अवसायन या अवसादन विधि। इसके बाद आई नंबर देखिए, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, ये कहलाती है फिल्टरीकरण। इसके बाद देखिए जे नंबर, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंगों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी विधि। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, जिनमें विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय यानी फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्द का प्रयोग करें। यानी जब हम चाय तैयार करेंगे, चाय बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो हमको इन शब्दों का प्रयोग करना है, साधारण शब्दों का प्रयोग ना करके ये विज्ञान के जो शब्द हैं इनका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो टोटल 8 शब्द दिए गए हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। सबसे पहले देखिए क्या है, विलयन यानी सबका प्रयोग करना है। तो पहले आपको लिखना है वन में, पहले एक पात्र में लगभग 100 ग्राम जल लेंगे, इसे उबालने तक गर्म करेंगे। तो जल क्या है, जल तो विलायक है। ठीक है, और इसके बाद अब इसमें 1 चम्मच विलय यानी चाय पत्ती डालेंगे। जल हो गया विलायक, विलय हो गया चाय पत्ती, तो 2 शब्द का प्रयोग हो गया, विलायक और विलय ये दोनों शामिल हो गए। अब इसके बाद देखिए, विलय यानी चाय पत्ती का घुलनशील भाग पानी में घुल जाएगा और उबाल कर इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घुलनशील, तो हमने घुलनशील का प्रयोग कर दिया, घुल जाएगा तो घुलना भी शामिल है। इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है, और उबाल कर इसे छान लेंगे तथा छन्नी पर अघुलनशील जो अवशेष है वो क्या होगा, वो रह जाएगा शेष। तो ये भी शब्द शामिल हो गया, अघुलनशील। ठीक है, अवशेष शब्द भी शामिल हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, घुले यानी फिल्ट्रेट में दूध चीनी मिलाकर बना विलयन पीने के लिए तैयार चाय है। तो घुले पदार्थ क्या है, वो फिल्ट्रेट है, जो पदार्थ घुलने योग्य है। ठीक है, दूध चीनी मिलाकर तथा विलयन पीने योग्य तैयार जो क्या है, वो चाय है। तो विलयन हो गया, तो ये भी शब्द शामिल हो गया। देखिए फिल्ट्रेट भी शामिल है घुले, और ये विलयन भी शामिल है। तो इस तरीके से
ये स्टेप समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा समझ में आ गया आप। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा और नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। क्या समझ में आया? एक लड़की है जिसका नाम है प्रज्ञा। इन्होंने विभिन्न तापमानों पर, जो केल्विन में दिया गया, देखिए 283 से प्रारंभ है और लास्ट है 353। इन तापमानों पर विलेय पदार्थ है ये वाला। और विलायक कितना है? विलायक है जल, जिसकी मात्रा है 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम जल में अगर पोटेशियम नाइट्रेट इस 283 केल्विन तापमान पर 21 ग्राम डाल दिया जाए तो वो पूरी तरीके से संतृप्त विलयन बन जाएगा। ठीक है, मात्रा कितनी है? 100 ग्राम जल में जो विलायक है और विलेय पदार्थ है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अगर 283 केल्विन तापमान पर 36 ग्राम उसमें डाल दिया जाए तो पूरी तरीके से घुल के संतृप्त विलयन तैयार हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ये 100 ग्राम जल के ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये सारे विलेय पदार्थ हैं। तो इसमें प्रश्न देखिए क्या है। पहला, 50 ग्राम जल में, यहाँ पे ये 100 ग्राम का ये सारा आंकड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 50 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पर, 313 केल्विन तापमान ये रहा। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ है? पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए, इसकी बात हो रही है। ठीक है, का संतृप्त विलयन प्राप्त करने कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो 50 ग्राम जल में ये 100 ग्राम जल का है तो 62 है और तापमान है 313। तापमान तो सेम है लेकिन जल की मात्रा आधी है तो इसकी मात्रा भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? है तो इसकी मात्रा इतना है तो जल की मात्रा आधी है तो इसकी मात्रा भी आधी हो जाएगी संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु। ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तालिका के अनुसार 313 केल्विन तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है? 62 ग्राम होती है। अतः 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता 62/100 × 50 से गुणा कर देंगे, यानी इसको डायरेक्ट आधा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 31 ग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। दूसरा देखिए क्या प्रश्न है। प्रज्ञा 353 केल्विन तापमान पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करती है। विलयन तैयार हो गया, उसको ठंडा करती है। तो ठंडा करने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वो क्या अवलोकित करेगी, वो क्या देखेगी उस विलयन में? तो ये स्पष्ट करना है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है ये। तो इसका आपको आंसर ये करना है। देखिए यहाँ पे, ठंडा होने पर यानी तापमान कम होने पर विलेय की अघुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे विलेय ठोस के कण क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं। अतः प्रज्ञा को ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का शुद्ध क्रिस्टल दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सी नंबर क्या है। 293 केल्विन तापमान पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। यानी सबके हमें लिखना है। किसका? इस तापमान 293 का सबका लिखना है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। और इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो 37 है। इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड है। सबका लिखना है 293 का और ज़्यादा भी बताना है। तो कैसे करना है? तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे 293 केल्विन तापमान पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता, पोटेशियम नाइट्रेट का कितना है? 32 है। सोडियम क्लोराइड कितना है? 36 ग्राम है। तो इसी तरीके से सारे हमने लिख दिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा घुलनशीलता प्रदर्शित करता है अमोनियम क्लोराइड, जिसकी है 37। ठीक है, तो ये समाप्त होता है प्रश्न क्रमांक तीसरा। डी नंबर देखिए क्या है। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनका तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो इनकी घुलनशीलता जो है वो भी बढ़ेगी और तापमान घटने से घुलनशीलता कम होगी। ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। सबसे पहले हम देखेंगे संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हमें यहाँ से करना है। किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन, ताप निश्चित होना चाहिए, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे में कि एक गिलास हम जल लेते हैं, उसमें अगर हम नमक डालें या चीनी डालें
तो उसी तापमान पर, कमरे के तापमान पर तक एक ऐसा समय आएगा कि वो नहीं घुल पाएगा। तो इसका मतलब तो विलयन की उस अवस्था को कहा जाता है संतृप्त विलयन, वो पूरा घुल चुका है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये परिभाषा ही आपको लिखना है। बी में देखिए क्या है, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा करना है। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा, रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण एक समान रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनका जो प्रवृत्ति होता है, प्रकृति होता है, वो अलग अलग ना होकर सिर्फ एक ही होते हैं। अर्थात सभी पदार्थ शुद्ध अवयवों से वो बना होता है। जैसे समुद्र का जल हो गया, खनिज हो गया, मिट्टी हो गया, तो इनके अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक ही अवयव के होते हैं वो सारे। इसके बाद हमें करना है कोलाइड और निलंबन। सबसे पहले कोलाइड क्या है, तो हमें यहाँ से करना है कोलाइड। विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार, जो घुलने वाला पदार्थ हो, वो वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के क्या होता है, मध्य में होता है। एक तरफ हो गया वास्तविक विलयन, जैसे चीनी और पानी का विलयन, और एक तरफ हो गया पानी और बालू का विलयन, और बीच में हो गया दूध, गोंद, स्याही। तो इनके मध्य होता है कौन, कोलाइड। इनके कण नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखा जा सकता है। इसको भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या है, ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, ये यानी ये धुंधले प्रकार के सारे होते हैं, तो ये कोलाइड हो गया। समझ में आ गया आपको। और इसके बाद हमें करना है निलंबन की परिभाषा। हम यहाँ से करेंगे। निलंबन एक विषमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस के पदार्थ छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं। संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबन उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कीचड़, बालू और खड़िया और के कण जल में निलंबन रहते हैं। तो बालू और जल का मिश्रण क्या है, ये निलंबन है। हम आसानी से जल में बालू को आराम से देख सकते हैं, उनके कण काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो बस यही आपको परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण भी आपको दे दें। इसके बाद हमें पांचवा देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण को वर्गीकृत। समांगी का मतलब होता है जो ऐसा विलयन होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इस तरीके से घुल मिल जाता है। जैसे जल हो गया, चीनी और पानी का जो विलयन होगा वो समांगी होता है, उनके कण आपस में चारों तरफ बराबर होते हैं, वो नंगी आंखों से चीनी कण नहीं देख सकते। सोडा जल देखिए क्या है, ये समांगी है। ये क्या है, ये समांगी है। ठीक है, लकड़ी क्या है, ये भी समांगी है। तो बर्फ़ भी समांगी है। वायु क्या है, ये समांगी है। मिट्टी क्या है, भी समांगी। सिरका क्या है, ये समांगी है। छनी हुई चाय क्या है, ये समांगी है। ठीक है, ये समांगी विलयन, ये समांगी विलयन। वायु में हम वायु को नहीं देख सकते हैं कि जो कई गैसों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, समांगी हो गया। सिरका भी समांगी हो गया, छनी हुई चाय भी समांगी हो गई। बाकी सब क्या है, असमांगी। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे यानी प्रमाणित करेंगे कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो एक जल दिया गया है जो रंगहीन है, तो यह प्रमाणित करना है कि ये शुद्ध है। तो इस तरीके से आपको देखिए करना है। शुद्ध जल जो होता है वो गंधहीन होता है, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती और स्वादहीन होता है। ठीक है, शुद्ध जल की बात की जाए तथा हिमांक तथा क्वथनांक निश्चित होता है। हिमांक मतलब होता है जमना, ठीक है, बर्फ़ जमना, और क्वथनांक होता है उबलना। वो निश्चित होता है किसका, शुद्ध जल का। यदि दिए गए द्रव का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब दिया गया द्रव क्या है, एक शुद्ध जल है। ठीक है, तो ये बात आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमें 7वां हल करना है। इसमें हमें करना है निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ का चयन करना है। देखिए शुद्ध पदार्थ में बर्फ़ शामिल है, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल है, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा शामिल है। ये क्या है, ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, यानी ये एक ही पदार्थ से बने हैं, इसमें अन्य कोई पदार्थ शामिल नहीं है, और इनका क्वथनांक गलनांक क्या होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ के परमाणु या अणु से ये बना होता है। बर्फ़ क्या है, बर्फ़ का गलनांक जो है वो क्या होता है, वो निश्चित होता है, और बर्फ़ जल से बना है। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ हो गया। लोहा भी देखिए, ये भी क्या है, इसमें कोई दूसरा तत्व शामिल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जाए, ये एक ही गुणों को ये प्रदर्शित करता है, इसलिए ये क्या है, ये शुद्ध पदार्थ है, और बाकी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। दूध क्या है, ये अशुद्ध पदार्थ है, ये कोलाइड की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका 8वां क्या है। 9वां देखिए क्या करना है, हमें विलयन की पहचान करना है। विलयन क्या होता है, विलय और विलायक, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो पहला होगा समुद्री जल। समुद्र में कई प्रकार के खनिज लवण ये मिश्रण होता है। ठीक
ठीक है, उसमें विलय होते हैं, ये पूरा बन गया विलयन। वायु भी है, विभिन्न गैसों का विलयन है। सोडा जल है, क्या है, विलयन है, और बाकी सारे नहीं हैं। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी कोलाइड वाले भाग दूध प्रदर्शित करता है। अगर दूध में हम टॉर्च लगाएंगे तो एक सीधी क्या होती है, एक पथ, वहाँ पे एक निर्माण होता है, वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। ठीक है, ये स्टार्च का विलयन, ये 2 इसमें हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखिए क्या है, निम्नलिखित में तत्व यौगिक और मिश्रण का वर्गीकरण करें। सोडियम क्या है, तो सोडियम हमें भरना है, ये तत्व है। ठीक है, मिट्टी क्या है, मिट्टी है मिश्रण, विभिन्न अवयवों का इसमें मिट्टी में होते कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। चीनी का घोल क्या है, चीनी का घोल भी मिश्रण ही है। ठीक है, चीनी और पानी का। चांदी क्या है, ये तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये यौगिक है। ठीक है, टीन क्या है, ये तत्व है। सिलिकॉन क्या है, ये तत्व है। कोयला क्या है, ये मिश्रण है। कोयला क्या है, विभिन्न पदार्थ उसमें शामिल होते हैं कोयले में। वायु क्या है, वायु भी मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। साबुन क्या है, साबुन भी मिश्रण है। कार्बनिक अकार्बनिक, इसमें दूध भी, साबुन बनाने में दूध का भी होता है प्रयोग, इसीलिए क्या है, मिश्रण है। मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस होती है, ये एक यौगिक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है। रक्त क्या है, रक्त मिश्रण है, विभिन्न अवयवों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारे मिलकर रक्त का निर्माण करते हैं, इसमें जल भी शामिल होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। 11 नंबर देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। ऐसा परिवर्तन जिसे हम रिवर्स में ला सकते हैं वो भौतिक हो गया, जिसे हम पीछे की ओर नहीं ला सकते हैं वो रासायनिक हो गया। पौधे की वृद्धि देखिए, पौधे की वृद्धि, अगर एक पर कोई पौधा बड़ा हो जाए तो हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तो पौधे की वृद्धि जो है वो प्लांट हार्मोन की वजह से होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएँ भी होती हैं, तो इसलिए क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पौधे की वृद्धि हो गया। लोहे में जंग लगना, ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्साइड बनाता है, तो जंग लगने से भार में वृद्धि होती है, तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे के चूर्ण या बालू का मिलाना, ये लोहे के चूर्ण में बालू मिला देते हैं तो हम इसे हटा भी सकते हैं, तो ये भौतिक हो गया। ठीक है, खाना पकाना, खाना पकाना जो है ये क्या है, एक रासायनिक है, इसे हम पीछे नहीं ला सकते हैं। खाना पकाने में कई प्रकार की अभिक्रियाएँ भी होती हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन देखिए होता है किसमें, देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसमें वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है, इसमें हमें ऊर्जा मिलती है। तो भोजन का पाचन जो है एक रासायनिक है। जल से बर्फ़ बनना, ये तो भौतिक है, जल से बर्फ़ बन गया तो पुनः बर्फ़ जल बन सकता है। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना भी क्या है, एक रासायनिक है, उन ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए तभी तो जलेगा मोमबत्ती।